हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, दैट इज द क्यूरोसिटी बुक, जो कि आपकी साइंस की बुक है ग्रेड 8 के लिए। तो हमने पार्ट 1 में कुछ मेन पॉइंट्स जो हमारा इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है ना, वो डिस्कस किया था। तो आई होप आपने जो पार्ट 1 का वीडियो है विद्यामाइन ऐप पे या विद्यामाइन की वेबसाइट पे जाके देख लिया होगा। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से रिकैपिचुलेट करते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे का पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कवर किया था। तो कॉन्टिन्यूएशन में ही है, ग्रेड 6 में भी आपने क्यूरोसिटी पढ़ी है, ग्रेड 7 में भी पढ़ी है। तो कैसे डिफरेंट है ग्रेड 8 की क्यूरोसिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको करना है इन्वेस्टिगेशन, मींस आपको यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज करनी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस को गैदर करना है, लॉजिकल स्टेप्स यूज करने हैं, मींस आपको एक यंग साइंटिस्ट की तरह सोचना है और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है। तो ग्रेड 6 में सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हमने पढ़ा था वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि ये जो हमारे आसपास की दुनिया है ना, ये कैसी दिखती है और क्या हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ग्रेड 7 में हमने उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, वो साइंस से रिलेट कर रहे हैं या नहीं, राइट। ग्रेड 8 में अब हमें उस क्यूरोसिटी को और बढ़ाना है, मींस जो क्वेश्चन ग्रेड 7 में हमारे माइंड में आए थे ना, अब उन पे हमने डीप थिंकिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये जो लेडर है ना, ग्रेड 6 में आपने साइंस को एज अ वंडरफुल वर्ल्ड की तरह पढ़ा था। ग्रेड 7 में साइंस इज एवर चेंजिंग, यस एवर चेंजिंग। भाई एंशिएंट टाइम के अगर आप पुराने जो लोगों को देखें, तो जो आदि मानव थे कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, उनका चेहरा कितना बड़ा हुआ करता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज होता गया, समय गुजरता गया, भाई ग्रेड 7 में आपने क्या देखा कि साइंस चेंज हो रही है। तो अब जो हाइट है वो थोड़ी सी कम हो गई है एज कंपेयर टू भाई जो एंशिएंट टाइम के जो आदि मानव थे, और फीचर्स, फेशियल चेंजेस आ गए हैं, राइट। अब ये जो चेंजेस हैं हम ग्रेड 8 में इसको और एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, मीन्स साइंस इज वंडर एंड इवोल्यूशन टुगेदर, एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट एंड बी अ यंग साइंटिस्ट। तो इस पूरी जर्नी में भाई चैप्टर 1 में पूरे बुक की एक जर्नी दी गई है, जिसमें हमने माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, राइट। उससे कनेक्टेड फिर नेक्स्ट चैप्टर है अबाउट हेल्थ। भाई हेल्थ क्या होती है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है हेल्थ की। हेल्थ इज physical, mental and social well-being. It is not just absence of disease. तो हमारा जो ओवरऑल एस्पेक्ट है हेल्थ का, वो क्या है कि फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली भी हमें फिट होना चाहिए। मीन्स जो पीयर प्रेशर है उसको कैसे हम बर्दाश्त करें, सोसाइटी के हिसाब से हम कैसे अपने आप को चेंज करें, ग्रूम करें कि हमें स्ट्रेस ना हो, ये सभी चीज़ें ओवरऑल शो करती हैं कि आप एक अच्छी सेहत पाते हैं, राइट। तो गुड हेल्थ के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं, राइट। और साथ ही साथ इस चैप्टर में आपने जाना और आप जानेंगे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है, अब इसमें और क्या जानेंगे, इसमें आप जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके बचाव के क्या इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं, वैक्सीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस चैप्टर हेल्थ में, राइट। अब आगे जो हमें जर्नी फॉरवर्ड करनी है, मीन्स आगे के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, वो रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका जो इफेक्ट होता है ना वो दो टाइप का है, मींस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई हमने इतने सारे इक्विपमेंट्स अपने आसपास देखे हैं, यूज किए हैं, जो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं, जैसे कि इमर्शन रॉड हो गया, गीजर हो गया। आप जब आयरन करते हैं अपने कपड़ों को तो भाई गरम होती है ना आयरन, और उसी से कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल में 2 मिनट में पानी एकदम से गर्म हो जाता है, राइट? तो ये सब क्या है, ये सब हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। बट इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत सारी जो मशीन्स है ना उनकी मोटर चलती है। तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स अबाउट द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या है? फोर्स है द पुल और पुश बिहाइंड मोशन। अगर मैं एक वर्ड बोलूं हलचल, मोशन, तो मोशन किस वजह से हो रहा है? ये मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स को हम कहते हैं बल। बल की वजह से ही मूवमेंट होता है, बल की वजह से ही डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड अप हो सकती हैं व्हीकल्स, और अगर व्हीकल्स में ब्रेक लगा देते हैं तो फोर्स लगता है और वो रुक भी सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो एक इंटरैक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, वो हो रहा है फोर्स की वजह से। तो इस चैप्टर में हम फोर्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के छूने से डेवलप होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। भाई आप किसी चीज को अगर उसकी जगह से इधर से उधर करेंगे तो आप उसको उठा के करेंगे ना, तो आप अपनी मसल का फोर्स लगा रहे हैं, राइट? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जब हम व्हीकल चलाते हैं या चलते हैं, या फिर हम ब्रेक लगा के पेडल को स्लो डाउन करते हैं, साइकिल को धीरे करते हैं, या बाइक में ब्रेक लगा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डेवलप होता है एक और कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स क्या है? ये है पुश और पुल, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। वॉल पे बॉल मार के देखो, वो बाउंस बैक होती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट? ये किस लिए हुआ? ये फोर्स की वजह से हुआ। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका क्या काम है? दे आर द बेसिस ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स interact. Examples: every motion we see from a falling ball to a moving car happens because of these fundamental forces acting on it. Gravitational force, ये एक fundamental force है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो धरती की तरफ आता है। आप कोई भी चीज आसमान में उछालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो धरती पे आएगा, वो नीचे गिरेगा, राइट? Now, electricity and magnetism work because of the action of force. अब यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। भाई इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं आपने पढ़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और दो नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करते हैं। तो उनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लग रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिज्म है, ये फिनोमेना डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कैसे लग रहा है? दो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में लग सकता है। जैसे कि अगर आपके पास है दो मैग्नेट, तो मैग्नेट के अगर सेम पोल एक साथ लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल, नॉर्थ और साउथ पोल को पास में लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेट लेके जाएं, जैसे कि आयरन, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स शो करता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं।
तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है ना, इस चैप्टर में आप एक्सप्लोर करने वाले हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो क्यूरोसिटी जगाइए और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जो आ रहे हैं ना, उनको नोट डाउन करते जाइए। नाउ, forces help explain why a ball thrown upward always falls back because of the gravitational force. Why a car stops when brakes are applied means frictional force. And how machines move and function efficiently because of the magnetic or electrical forces. तो ये जो different type के forces है ना, इसको हम पढ़ेंगे with examples कि कौन से ऐसे actions हैं, motion है, या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस लगते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर को कहा जाता है दबाव। अब प्रेशर क्या है? अभी अभी हमने फोर्स पढ़ा जिसे बल कहा जाता है, मेकिंग थिंग्स मूव, चेंज शेप और इवन राइज। तो प्रेशर की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं? चीजें अपना मोशन शो करती हैं, मूवमेंट होता है, शेप चेंज होती है और इवन राइज। राइज मतलब जो एयर है, अगर उसको हीट करेंगे तो पता है क्या होता है? वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये भी प्रेशर की वजह से है। अब प्रेशर होता क्या है? तो इस प्रेशर में ना फोर्स और एरिया इन्वॉल्व होता है, तब जाके हम दबाव के बारे में जान पाते हैं। मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें एरिया इन्वॉल्व है कि जो फोर्स लग रहा है, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो वो कम होगा ना ज्यादा होगा, वो तो सेम ही रहेगा। बट प्रेशर चेंज हो सकता है अगर एरिया चेंज हो जाए तो बात समझ में आई ना कि अगर एरिया इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि फोर्स सेम रहता है, तो सेम फोर्स पे एरिया चेंज होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ सकता है। यही सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। सो प्रेशर इज अ वे अ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। बहुत अच्छा एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्कूल बैग अपने शोल्डर्स पे टांग के बड़े मस्त वे में चल के जाते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर उसकी स्ट्रैप बहुत पतली होगी और बैग होगा भारी, तो आपके यहाँ शोल्डर में ना पेन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आपके बैग की जो स्ट्रिप है वो है चौड़ी, तो आप बड़े मस्त तरीके से बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस, मीन्स पैदल भी बहुत दूर तक निकल जाते हो और आपके शोल्डर में कोई दबाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्ट्रैप का एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? एरिया बढ़ने से जो प्रेशर है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। दबाव कम होगा तो आपको पेन फील नहीं होगा, पेन कम फील होगा। वहीं पे अगर स्ट्रिप बहुत पतली होगी शोल्डर बैग्स की या फिर आपके स्कूल बैग की, तो पतले एरिया की वजह से जो प्रेशर है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ गया और आपको यहाँ पे ज्यादा पेन महसूस होगा। तो क्लियर हो गया ना एग्जाम्पल? भाई हमने इस फॉर्मूले से रिलेट कर लिया कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया। सो व्हेन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया, pressure becomes greater. Thin strip, great pressure. And for greater area, broad strip, the pressure becomes lesser. Clear? इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर हम चैप्टर में भी तो डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड प्रेशर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन ऑफ एयर, प्रेशर एंड वेदर। तो ये जो प्रेशर आपने पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, इसको हम रिलेट करेंगे बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन से। आपने कभी रसलिंग ऑफ लीव्स, मीन्स लीव्स की जो एक हिलने की आवाज़ होती है ना, सुनी है? जब धीरे धीरे हवा चलती है तो चीज़ें हिलती हैं। जो पंख होते हैं ना, छोटे छोटे फेदर या छोटी छोटी सूखी पत्तियाँ, जैसे ही हवा चलने लगती है तो वो उड़ने लगती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं पे जब आंधी चलती है तो भाई बड़े बड़े पेड़ भी हिलने लग जाते हैं, राइट? तो ये जो चीज़ें हिल रही हैं,
ये किसकी वजह से है भाई? एयर कभी धीरे स्लो ब्रीज की फॉर्म में मूव करती है, कभी वो विंड और स्टॉर्म बन जाती है, कभी कभार आपको थंडर स्टॉर्म भी नजर आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड, साइक्लोन। तो ये जो नेचुरल फिनोमेनास हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर, राइट? So the same idea of force and pressure explain how air moves in the atmosphere, means small pressure difference, gentle breeze. तो अगर हल्की हवा चल रही है उससे हम क्या इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि वहाँ पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कम है। वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा लार्ज प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग विंड और साइक्लोन आ सकता है। एंड दीज natural pressure changes weather patterns and affects agriculture and safety. तो ये जो natural disasters हैं like cyclone, flood, storms, ये सभी रिलेट कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और इनकी वजह से बहुत सारा हैवी डिस्ट्रक्शन और डैमेज होता है। इवन जो लाइफ है, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ, वो भी डेंजर में आ जाती है। एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, भाई वो तो हमारा खाना है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो पूरी की पूरी डैमेज हो सकती हैं साइक्लोन की वजह से। आपने कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे नेचुरल डिजास्टर सुने भी होंगे और आपने टेलीविजन में, न्यूज़ में देखे भी होंगे, राइट? तो जो सेफ्टी वाला एस्पेक्ट है ना, वो हम तभी ऑप्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को नेचुरल डिजास्टर से कैसे बचाएं, हम तभी उन सेफ्टी मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और इनसे बचाव के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली एयर प्रेशर की, वेदर पैटर्न चेंज की। प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, हमारे जो एवरीडे एक्टिविटीज़ है ना, उसमें प्रेशर इन्वॉल्व है। आप बैलून में बर्थडेज में या कोई सेलिब्रेशन होता है तो हवा भर के उसे इन्फ्लेट करते हो, तो आपने देखा होगा कि भाई हवा भर दी, आपने बैलून को टाई अप कर दिया तो वो खूब टाइट हो जाता है, और जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको लगता है कि वो भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। मीन्स प्रेशर आपको महसूस होता है, क्योंकि जो हवा उसके अंदर भरी है, बैलून के अंदर भरी है ना, वो जो वॉल है उस बैलून की, उस पे वो फोर्स, मीन्स उस पे वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज व्हाई बैलून स्टे इन्फ्लेटेड। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आई होप ये क्लियर हो गया ना कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, डाइवर्स फील ग्रेटर प्रेशर अंडर वाटर। भाई वाटर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो जब डीप सी में डाइवर्स डाइव करके नीचे की तरफ जाते हैं तो उन्हें प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी नीचे होते हैं, तो ऊपर जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उनके ऊपर। When water boils, it depends on air pressure. भाई जो पानी आप उबालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी सराउंडिंग्स में प्रेशर है ना, उसे ही कहते हैं एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो उस पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर आप लैंड रीजन में पानी उबालेंगे तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो आप देखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होगा, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप एल्टीट्यूड में, मीन्स हाई जो ऊपर हिल रीजन्स है ना, वहाँ पे पानी उबालिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लैंड रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना, वहाँ पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, बट टाइम कम लगेगा अल्टीट्यूड में, राइट? तो हमने ये एस्पेक्ट्स पढ़े, प्रेशर हमारी एवरीडे लाइफ को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्लियर हुआ? तो इस चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में और इन्वेस्टिगेट करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, राइट? अब इसके बाद बात आती है मैटर को अंडरस्टैंड करने की। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर की बात की गई है कि मैटर क्या होता है, मीन्स पदार्थ क्या होता है और किन चीज़ों से बना होता है। अब मेरा ये जो चश्मा है ये सॉलिड है,
ठीक है। अगर मैं इसमें इसको ऐसे दबाने की कोशिश करूँगी तो क्या ये दब गया? क्या ये कम हो गया इसका साइज़ या बढ़ गया? कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स ये एक सॉलिड है। इस मैटर की, भाई ये भी तो मैटर ही है, पदार्थ है। तो ये पदार्थ बना किससे है? ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो हमें अब चैप्टर मैटर में एक्सप्लोर करना है कि मैटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो एवरीथिंग अराउंड अस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, is made up of tiny particles that are too small to see with the naked eye. तो हम अगर सॉलिड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, ये जो पेन है, मार्कर है, जो रिमोट है, ये सब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली और टाइटली अरेंज्ड हैं, इसीलिए ये काफ़ी हार्ड है। वहीं पे अगर आप पानी या जूस देखेंगे तो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में आप इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है, वो भी एक पदार्थ है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। मीन्स यहाँ पे मोशन है, मूवमेंट ज़्यादा है। जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता लेकिन लिक्विड फ्लो कर जाता है और हम एक ग्लास से दूसरे ग्लास में लिक्विड को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम गैस मैटर की बात करें, भाई 3 टाइप के मैटर हैं जो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भागते हैं। अभी अभी हमने फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था ना कि जो एयर है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों एक्सर्ट करती है? समझ में आई बात कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं इधर उधर रेंडमली और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पे सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। ऑल्दो उनमें बहुत थोड़ा सा मोशन होता है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन मोशन। लिक्विड्स में मोशन होता है, वो मूव कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं और जब हम उसे गर्म करते हैं ना लिक्विड को, मीन्स अगर पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपको बबल्स दिखाई देंगे और लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होती हुई दिखाई देती है। मीन्स कि वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, हीट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे ही लिक्विड पार्टिकल्स को मिली वो कन्वर्ट हो गए गैसियस पार्टिकल्स में। मीन्स उनके जो पार्टिकल थे वो और ज़्यादा, उनका मोशन फास्ट हो गया, वो रेंडमली मूव करने लग गए और लिक्विड से गैस में चेंज हो गए। So to understand how air exert pressure or why water boils, we must know what materials they are made up of. तो क्लियर हुआ ना? ये दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं मैंने आपको एग्जाम्पल्स देके यहाँ पे समझाया है शॉर्ट वे में कि ये पार्टिकल्स होते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्स शो करते हैं। डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट करने की वजह से कम हो जाता है और इस वजह से उनका मोशन बढ़ जाता है। और ये सारे फिनोमेनाज इन्हीं मटेरियल जो पार्टिकल से बने हैं ना, ये सारे फिनोमेना इन्हीं की वजह से होते हैं। क्लियर हुआ? आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग मैटर चैप्टर में। तो पार्टिकल्स की ना कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। हम नेकेड आई से किसी भी पार्टिकल को, फिर चाहे वो सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, नहीं देख सकते। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में होती है स्पेस। सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैसेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं तो चीनी क्या है, सॉलिड, और बड़ी जल्दी घुल जाती है और वो पता है कहाँ चली जाती है, भाई लिक्विड में जो स्पेस है यहाँ पे शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल,
शुगर क्रिस्टल भी पार्टिकल से बने हैं, बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिलके बने जिन्हें हम केमिकली एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कण है ना, ये शुगर के पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल में जो स्पेस थी वहाँ चले जाते हैं और पूरा का पूरे पानी में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पानी मीठा हो जाता है। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, फिर चाहे सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैशियस पार्टिकल हो, उनमें मोशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यू कैन सी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ उनके बीच में कुछ एक अट्रैक्शन होता है जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैसेस में तो ये नेग्लिजिबल होता है, तभी तो पार्टिकल्स इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव नहीं रहते, राइट। तो अब आपको इस चैप्टर की आई होप नॉलेज बहुत अच्छे से हो गई है, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि आपको मैंने बताया ठोस, तरल और वाष्प। अब यहाँ पे अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ बहुत कम मूवमेंट होता है जिसे हम वाइब्रेशन मूवमेंट कहते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, एज यू सी इन दिस पिक्चर ओवर हियर कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कितने टाइटली पैक्ड हैं। तो ये सॉलिड मैटर है, जैसे कि यहाँ पे स्टोन का एक मैग्निफाइड वर्जन दिखाया गया है, ठीक है। लिक्विड में मॉडरेट मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट ईच अदर, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है, लेकिन लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो अगर ग्लास में पानी को डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर उसको बीकर में डालेंगे तो बीकर की शेप ले लेगा। तो शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, मीन्स 100 ml अगर पानी को आप डिफरेंट कंटेनर्स में डालेंगे तो शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन 100 ml ही रहेगा। क्लियर। गैसेस, the particles of gases show free movement. Movement free होता है, particles move rapidly and spread out and no fixed shape or volume. आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो particles हैं वो randomly move कर रहे हैं, इसीलिए वो बैलून की वॉल पे प्रेशर exert करते हैं। Clear? Well, air particles move freely exerting pressure in all direction. Water particles move faster when heated, that is why boiling happens when they gain enough energy to escape as vapor. तो क्लियर हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मीन्स जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर में आप मैटर को ना क्लासीफाई कर रहे हैं कि कितने तरीके के मैटर होते हैं। फिजिकल स्टेट हमें पता चल गई, अब इसमें हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जो बेसिस है वो मैं आपको बताऊंगी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। So classifying things around us is an important feature of science and we can also classify material around us into elements. अब elements क्या हैं? ये pure substances हैं, मीन्स जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है ऑक्सीजन। अब अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन के एटम, और कुछ नहीं होगा। आयरन मेटल है तो उसमें सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। तो ये कंसिडर किए जाते हैं प्योर सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हैं और जिसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर है? ऐसे ही जो सेकंड कैटेगरी है वो है कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं भाई? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, मीन्स वहां पे रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो पानी बनता है। अब यहाँ पे H2O फॉर्मूला होता है पानी का, मीन्स दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिलेगा, फिक्स्ड रेशियो होगा 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तभी पानी बनेगा। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल है ये सफिशिएंट है कि आपको पता चल गया कि कंपाउंड
मैटर का ही एक क्लासिफिकेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। अब मिक्सचर्स क्या है भाई? मिक्सचर्स, इस मिक्सचर में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पोहा। भाई आप सब पोहा तो खाते होंगे, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आपकी मम्मी जब पोहा बनाती हैं तो उसमें वेजिटेबल्स डालती हैं, नट्स डालती हैं, स्पाइसेस डालती हैं, करी लीव्स डालती हैं, और जो चिड़वा होता है वो डाला जाता है, मूंगफली डाली जाती है। वो एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डिश है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है। सो टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली नॉट केमिकली। तो अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे, सिर्फ मिक्स कर रहे हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। जैसे कंपाउंड में क्या था कि वो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, बट मिक्सचर में क्या हो रहा है? वो फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने की वजह से उन्हें क्या कहा गया? मिक्सचर। एयर एक मिक्सचर है। एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का। ऐसे ही सैलेड एंड लेमोनेड। लेमोनेड में आप लेमोनेड बनाते हो ना, नींबू पानी। कैसे बनाते हो? पानी लेते हो, उसमें नींबू निचोड़ते हो, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डालते हो, कभी कभार चाट मसाला भी डाला जाता है उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। तो फिजिकली मिक्स हो रहा है सब कुछ, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो लेमोनेड भी एक एग्जाम्पल है मिक्सचर का, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। Well, now next in the chapter Understanding Solutions, exploring or investigating the world of solute, solvent and solution. तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप एक यूनिफॉर्म मिक्सचर की स्टडी करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता है दो चीज़ों से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट हमारा है सॉलिड जैसे कि शुगर, और सॉल्यूशन में जो पानी है वो है हमारा सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो बनेगा शुगर सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर वेयर वन सब्सटेंस dissolves evenly into another. So when sugar dissolve in tea, its particles spread throughout the liquid, making the tea sweet. तो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा जब हम एक सॉलिड सॉल्यूट दैट इज शुगर को डिसॉल्व करेंगे एक लिक्विड सॉल्वेंट में दैट इज वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी। क्लियर है? The tiny sugar particles fit into the spaces between the water particle. तो यहाँ पे वही बात आ गई। कौन सी बात आ गई भाई? हमने यही तो पढ़ा है कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो शुगर के पार्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होती है ना, वहाँ चले जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये हमने जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है ना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशंस, तो ये सारा जो डिटेल पार्ट है ना, ये आप अपने इसी साइंस टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। क्लियर है? सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ tiny moving particles. So understanding how they mix and move helps explain everything from air pressure to the sweetness of the tea. Clear हो गया? तो सेशन ओवर होता है। आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली विद्यामाइन ऐप में जाके सारे वीडियोस चेक करने हैं। हमारे सारे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और साथ ही साथ आप समरी वीडियोस या आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, तो सब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ विद्यामाइन की जो वेबसाइट है वो भी लाइव हो चुकी है, तो आप अपने लैपटॉप में भी खोल के स्टडी कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग विद्यामाइन। थैंक यू सो मच।